हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 10th की केमिस्ट्री के लेसन 2 अम्ल भस्म तथा लवण को कंटिन्यू करेंगे। अम्ल क्षार सूचक एसिड एल्कलाई इंडिकेटर्स वे पदार्थ जो किसी पदार्थ के विलयन में अति अल्प मात्रा में मिलाए जाते हैं तथा विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की सूचना देते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। अम्ल क्षार सूचक विलयन की प्रकृति की सूचना अपने रंग को बदलकर देते हैं। यानी कि जैसे कि कोई पदार्थ का विलयन हमको दे दिया जाए और हमको ये न बताया जाए कि वो पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, तो हम किस प्रकार से जांचेंगे कि उसकी प्रकृति क्या है। तो उसके लिए कुछ पदार्थ होते हैं जो कि उस विलयन में डाले जाते हैं और बहुत ही कम मात्रा में डाले जाते हैं। वे अपने रंग को परिवर्तित करके ये प्रकट करते हैं कि जो वो विलयन है उसकी प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय। नीचे कुछ उसी प्रकार के पदार्थों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें हम सूचक कहते हैं। पहला है लिटमस पेपर। यदि नीला लिटमस पेपर है तो वह अम्लीय विलयन में नीला ही रहेगा, परंतु क्षारीय विलयन में उसका जो रंग है वो लाल हो जाएगा। उसी तरह से यदि लाल लिटमस पेपर है तो वो क्षारीय विलयन में लाल ही रहेगा, परंतु अम्लीय विलयन में उसका रंग नीला हो जाएगा। दूसरा सूचक है फिनोलेफ्थेलीन। फिनोलेफ्थेलीन का जो मूल रंग होता है वो रंगहीन होता है, अम्लीय विलयन में ये रंगहीन ही रहता है, और यदि इसे क्षारीय विलयन में डाला जाए तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है। फिर इसके बाद में तीसरा सूचक है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज का जो मूल रंग होता है वो नारंगी और लाल होता है। यदि इसे अम्लीय विलयन में डाला जाए तो वो गाढ़े लाल में परिवर्तित हो जाता है, और यदि उसे क्षारीय विलयन में डाला जाए तो वो नारंगी पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। अगला सूचक है मेथिल रेड। मेथिल रेड का मूल रंग लाल होता है, अम्लीय विलयन में ये लाल ही रहता है, लेकिन क्षारीय विलयन में इसका रंग पीला हो जाता है। फिर इसके बाद अंत में आता है अंतिम सूचक है थाइमोल ब्लू। इसका मूल रंग नीला होता है, अम्लीय विलयन में ये पीला हो जाता है, परंतु क्षारीय विलयन में इसका रंग नीला ही रहता है। फिर इसके बाद में अम्ल की क्षारकता आती है। तो किसी अम्ल से प्रतिस्थापित होने वाले H+ आयनों की संख्या उस अम्ल की क्षारकता कही जाती है। यानी कि जो अम्ल की क्षारकता होती है वो निर्भर करती है प्रतिस्थापित होने वाले H+ आयनों की संख्या पर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl में केवल एक ही प्रतिस्थापित होने वाला H+ आयन है, इसलिए इसकी क्षारकता 1 होगी। H2SO4 में प्रतिस्थापित होने वाले H+ आयनों की संख्या 2 है, इसलिए इसकी क्षारकता 2 है। इसी तरह से H3PO4 की क्षारकता 3 है, क्योंकि इसमें प्रतिस्थापित होने वाले जो H+ आयन है वो 3 है। अब इसके बाद में अम्ल की क्षारकता की तरह ही क्षार की अम्लता आती है। तो किसी क्षार से प्रतिस्थापित होने वाले OH- यानी कि हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या उस क्षार की अम्लता कही जाती है। जैसे कि NaOH की अम्लता 1 है, क्योंकि इसमें प्रतिस्थापनीय OH एक ही आयन है। इसी तरह से CaOH का वोल्टाइज में अम्लता 2 है, क्योंकि इसमें प्रतिस्थापनीय OH आयन 2 हैं। अब हम ये देखेंगे कि अम्लों की प्रबलता क्या होती है और क्षारों की प्रबलता क्या होती है। तो अम्लों की जो प्रबलता होती है उसके आधार पर अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, लेकिन दुर्बल अम्ल जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, आंशिक रूप से आयनित होते हैं। ये आयनित होना क्या होता है? कोई भी अम्ल यदि जल में घोला जाए और वो अपने धनायनों और ऋणायनों में टूट जाए तो उसे हम अम्ल का आयनन कहेंगे। और यदि जैसे कि HCl एक अम्ल है और जब इसे जल में घोला जाएगा तो ये H+ और Cl-
यानी कि हाइड्रोजन धनायन और क्लोराइड ऋणायन में टूट जाएगा। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को आयनन कहते हैं। तो जो प्रबल अम्ल होते हैं वो जल में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, लेकिन जो दुर्बल अम्ल होते हैं वो पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं, आंशिक रूप से आयनित होते हैं। प्रबल अम्ल सामान्यतः अकार्बनिक होते हैं और ये खाने योग्य नहीं होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्रबल अम्ल होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। ये जितने भी अम्ल हैं वो सभी बहुत ही प्रबल अम्ल हैं, अकार्बनिक अम्ल हैं, खाने योग्य नहीं हैं और जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। दुर्बल अम्ल की श्रेणी में कार्बनिक अम्ल आते हैं, जिन्हें हम खा सकते हैं, अपने भोजन में उनको हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि CH3COH यानी कि एसिटिक एसिड जो कि सिरके में पाया जाता है, उसी तरह से फार्मिक एसिड जो कि मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, फार्मिक एसिड। तो इस प्रकार से दुर्बल अम्ल आंशिक रूप से आयनित होते हैं और ये कार्बनिक होते हैं, खाने योग्य होते हैं, और जो प्रबल अम्ल होते हैं वो जल में आयनित हो जाते हैं पूर्णतः, परंतु अकार्बनिक होते हैं और खाने योग्य नहीं होते हैं। इसी तरह से क्षारों की भी प्रबलता आती है। तो प्रबल क्षार भी वही होते हैं जो कि जल में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसमें Na+ और OH- आयन है। यदि जल में घोला जाएगा तो ये Na+ और OH- दोनों टूट जाएंगे, यानी कि अलग अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार के जो क्षार होते हैं जो कि जल में घोलने पर पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, प्रबल क्षार कहे जाते हैं। और जो क्षार जल में पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH, वो दुर्बल क्षार कहे जाते हैं। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया को। तो जब अम्ल और भस्म आपस में क्रिया करते हैं, यानी कि जब अम्ल और क्षारक, भस्म को क्षारक भी कहते हैं, जब अम्ल और भस्म आपस में क्रिया करते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण यानी कि साल्ट और जल यानी कि वाटर बनाते हैं, तो इस प्रकार की क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। आप बॉक्स में देख भी सकते हैं कि जब अम्ल और भस्म को आपस में मिलाते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। नीचे एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। HCl + NaOH goes over NaCl + H2O, यानी कि यहाँ पे HCl अम्ल है, NaOH क्षार है और इसकी सहायता से एक लवण सोडियम क्लोराइड, जिसे हम साधारण नमक कहते हैं, उसका निर्माण होता है और साथ में जल का भी निर्माण होता है। नीचे एक अन्य एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अब हम आयनन जानेंगे, यानी कि लवण का आयनन किस प्रकार से होता है, इसे जानेंगे। तो जब किसी लवण को जल में घोला जाता है तो लवण का अपने आयनों धनायन तथा ऋणायन में वियोजित होना यानी कि टूटना आयनन कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लवण दिया गया है, साल्ट दिया गया है NaCl, जो कि जल में घोले जाने पर सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन में टूट रहा है। तो इस प्रकार की क्रिया को आयनन कहते हैं। अब बात आती है साल्ट यानी कि लवण क्या होते हैं। तो किसी अम्ल तथा भस्म की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बने आयनिक ठोस को लवण कहा जाता है। ऊपर हमने अभी उदासीनीकरण अभिक्रिया में जाना था कि जब अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाते हैं तो हमको लवण और जल प्राप्त होता है। तो यदि लवण को हम क्रिस्टलीकृत कर लें, जो हमको उदासीनीकरण प्रक्रिया में सॉल्यूशन प्राप्त होता है जल के साथ में, उसे यदि हम क्रिस्टलीकृत कर दें तो उस प्रकार के जो आयनिक ठोस होता है, उसे लवण यानी कि साल्ट कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो लवणों का वर्गीकरण के अंतर्गत पहला लवण है सामान्य लवण। वे सरल लवण जिनमें विस्थापनीय H+ या OH- आयन नहीं होते हैं सामान्य लवण कहे जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड में कोई भी विस्थापनीय H+ या OH- आयन नहीं है। उसी तरह से KCl, KNO3, इन सब में कोई भी विस्थापनीय H+ या OH- आयन नहीं है, इसलिए ये सामान्य लवण कहे जाते हैं। इसी तरह से
यदि विस्थापनीय H+ आयन उपस्थित हो तो उन्हें अम्लीय लवण कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे NaHSO4, यहाँ पे H उपस्थित है, इसलिए ये अम्लीय लवण की श्रेणी में आएगा। भास्मिक लवण या क्षारीय लवण वे लवण जिनमें विस्थापनीय OH- आयन होते हैं, जैसे कि MgOHCl, इसमें OH आयन उपस्थित है, CaOHCl, इसमें भी OH आयन उपस्थित है। तो इस प्रकार के जो लवण है वो भास्मिक या क्षारीय लवण कहे जाते हैं। अब बात आती है मिश्रित लवण की। तो वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं मिश्रित लवण कहे जाते हैं। जैसे कि NaKSO4, यहाँ पे सोडियम एक धनायन है और पोटेशियम एक धनायन है, तो ये दोनों धनायन एक ही प्रकार के लवण में उपस्थित हैं, इसलिए इन्हें मिश्रित लवण कहेंगे। उसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल में OCl भी एक ऋणायन है और केवल क्लोराइड भी एक ऋणायन है, तो ये दोनों एक ही लवण में उपस्थित हैं, इसलिए इस प्रकार के लवणों को हम मिश्रित लवण कहेंगे। अब बात आती है द्विक लवण यानी कि डबल साल्ट। तो वे लवण जो दो सरल लवणों से बनते हैं द्विक लवण कहे जाते हैं, और इनका जो अस्तित्व है वो केवल ठोस अवस्था में होता है, यानी कि इनकी जो द्विक अवस्था है वो केवल ठोस अवस्था में होती है। यदि इन्हें घोल दिया जाए तो जिन दो लवणों की क्रिया के द्वारा उस लवण का निर्माण हुआ होगा वो दोनों लवण आयनित हो जाएंगे जल में। जैसे कि फिटकरी है, जिसे पोटास एलम भी कहते हैं, K2SO4 Al2SO4 24H2O। उसी तरह से आपका मोहर साल्ट है, FeSO4 NH4 का होल्टाइज SO4 6H2O, कार्नालाइट KCl MgCl2 6H2O। तो ये प्रकार के जितने भी लवण हैं वो सभी द्विक लवण हैं। जैसे कि इसमें क्या है कि इसमें K2SO4 Al2SO4, तो ये दो लवण आपस में मिल रहे हैं, इसलिए ये द्विक लवण है। उसी तरह से FeSO4 और NH4 का होल्टाइज SO4, ये दो लवण आपस में मिल रहे हैं, इसलिए ये यहाँ पे भी द्विक लवण है। उसी तरह से नीचे कार्नालाइट भी एक प्रकार का द्विक लवण है। अब बात आती है जटिल या संकर लवण। तो वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विय धनायन के साथ उपसह संयोजक बंध बनाते हैं संकर लवण कहलाते हैं। और जो उपसह संयोजक बंध होता है उसको हम एक तीर के द्वारा दिखाई पड़ते हैं। तीर का मतलब ये होता है कि जिधर ये तीर का पीछे का भाग होता है उधर से एक इलेक्ट्रॉन दान किया जाता है, और जिधर ये जा रहा है तीर, जिधर इसकी नोक होती है उधर ग्राही परमाणु या ग्राही आयन उपस्थित होता है, जो कि इस प्रकार ये इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इस प्रक्रिया में ना तो साझा होता है और ना ही किसी प्रकार की वैद्युत संयोजक बंध बनते हैं, इसमें उपसह संयोजक बंध का निर्माण होता है। जैसे कि K4FeCN का होल 6, ये कापर फेरोसाइनाइड है, और इसमें क्या है कि इसमें धात्विय जो धनायन है वो है Fe, और Fe साइनाइड के साथ में 1 2 3 4 5 6 प्रकार के उपसह संयोजक बंध बना रहा है। साथ में यहाँ पे पोटेशियम धनायन भी जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के लवण को संकर लवण कहते हैं। नीचे इसके कुछ अन्य एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इन्हें भी आप देख लीजिए। आगे का जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।